आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये सिर्फ एक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जिस पर लाखों छात्रों के सपने टिके होते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम स्कैम के हर पहलू को डीकोड करेंगे। डेटा, फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के जरिए समझेंगे कि आखिर इतनी बड़ी सेंध लगी कैसे और क्यों एक ऐसा एग्जाम जिस पर हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम टिका है वो सवालों के घेरे में आ गया। तो चलिए सीधा डेटा पर आते हैं। 135 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 180 में से 135 सवाल। जब एग्जाम के बाद लीक हुए दस्तावेज को असली पेपर से मिलाया गया ना, तो बायोलॉजी के पूरे 90 के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल एकदम हूबहू मैच कर रहे थे। मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं था। बिना टूटे हुए सीक्वेंस में 135 सवालों का इस तरह मिलना ये साफ बताता है कि ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सधा हुआ और बड़े लेवल का ऑपरेशन था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी चीज का पर्दाफाश कैसे हुआ। ये कहानी शुरू होती है 2 मई को, जब राजस्थान के सीकर में एक पिता को उनके बेटे का व्हाट्सएप मैसेज आता है। बेटा केरल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और उसने एक फाइल अटैच करके लिखा कि कल के एग्जाम में यही सवाल आने वाले हैं। और जब अगली सुबह वो सवाल बांटे गए और बाद में असली पेपर से उनका मिलान हुआ, तो सच्चाई सबके सामने आ गई। यही वो शुरुआती पॉइंट था जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की नींव रखी। और इसका असर 22 लाख, जी हाँ, 22 लाख छात्रों का भविष्य। यह धोखाधड़ी सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं थी। इसका दायरा इतना बड़ा था कि इसने लाखों स्टूडेंट्स के सालों की मेहनत को अधर में लटका दिया। ये वो छात्र हैं जिन्होंने अपनी नींद, अपना आराम, अपना सब कुछ इस एक दिन के लिए दांव पर लगा दिया था। जब इतने बड़े लेवल पर कोई एग्जाम होता है ना, तो उसमें हुई एक छोटी सी चूक भी लाखों परिवारों पर भारी पड़ती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि नीट कोई आम टेस्ट नहीं है। ये देश का इकलौता राष्ट्रव्यापी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। जो लोग इसे पास करते हैं वही हमारे कल के डॉक्टर बनते हैं, वो डॉक्टर जिनके हाथों में हमारी और आपकी जान होती है। तो जब ऐसे क्रिटिकल पेशे की बुनियाद में ही गड़बड़ी हो रही हो, तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। अब ये समझिए कि हुआ कैसे। ये कोई रातों रात हुई चोरी नहीं थी, बल्कि एक हाईटेक और सोची समझी साजिश थी। सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक में एक ऑथोराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की फिजिकल कॉपी चुराई गई और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने कोई मोबाइल कैमरा यूज नहीं किया, बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात, इस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने नासिक के बाहरी इलाके में एक शैडो सर्वर सेटअप किया, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। अब जो चीज वाकई हैरान करने वाली है वो है इसका मनी ट्रेल। काले बाजार में इस पेपर की कीमत कैसे बढ़ी वो देखिए। नासिक में जिस मेडिकल स्टूडेंट ने इसे सबसे पहले खरीदा, उसने 1 लाख रुपए दिए। जब ये सॉफ्ट कॉपी गुड़गांव पहुंची तो इसका रेट हो गया 15 लाख रुपए। और जब यही पेपर गुड़गांव से राजस्थान पहुंचा तो इसकी कीमत 30 लाख रुपए तक पहुंच गई। मतलब बॉर्डर्स पार करते करते ये पेपर एक बेहद ही प्रॉफिटेबल इलीगल बिजनेस बन चुका था। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो ये कहानी एग्जाम से 1 रात पहले की नहीं है। ये पेपर मिड अप्रैल में ही लीक हो चुका था। 26 अप्रैल को ये राजस्थान के बायर्स तक पहुंचा। 29 अप्रैल तक तो ये एजेंट्स के जरिए स्टूडेंट्स में बंटना भी शुरू हो गया था। और आखिरकार 2 मई को सीकर में उस व्हाट्सएप मैसेज के जो इसका खुलासा हुआ। मतलब एग्जाम से हफ्तों पहले से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्टिव था। स्मगलर्स की चालाकी देखिए। उन्होंने असली पेपर को सीधा सीधा नहीं बांटा। पकड़े जाने के डर से उन्होंने गुड़गांव में एक हैंड रिटन गेस पेपर तैयार किया। 410 सवालों का एक प्रैक्टिस टेस्ट बनाया और उसके बीच में नीट के 120 असली सवाल बड़ी ही सफाई से छिपा दिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर ये दस्तावेज किसी के हाथ लग भी जाए तो वो इसे बस एक नॉर्मल प्रैक्टिस टेस्ट समझे और किसी को तुरंत शक ना हो। अब जरा सोचिए उस पिता के बारे में जिन्हें वो व्हाट्सएप मैसेज मिला था। जब उन्हें लगा कि ये असली पेपर है और वो सीकर के लोकल पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें क्या जवाब मिला? अफवाह मत फैलाओ। रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय उन्हें वापस भेज दिया गया। और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्हें सीधा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA से संपर्क करना पड़ा, जिसके बाद ही ये पूरा मामला इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजरों में आ पाया। और फिर शुरू होता है विरोधाभास। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, एजेंसियों के बयानों में भारी अंतर दिखने लगा। एक तरफ स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG की जांच कह रही थी कि पेपर तो हफ्तों से बल्कि शायद 1 महीने से सर्कुलेट हो रहा था, और दूसरी तरफ NTA के डायरेक्टर जनरल का बयान आया कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है, बस एक PDF घूम रही है जिसके कुछ सवाल मैच कर रहे हैं। ये 2 बिल्कुल अलग अलग दावे सिस्टम के अंदर के कंफ्यूजन को साफ दिखाते हैं। सिर्फ एजेंसियों में ही नहीं, बल्कि स्टेट्स के बीच भी ब्लेम गेम चालू था। राजस्थान की इन्वेस्टिगेशन टीम कह रही थी कि लीक का सेंटर राजस्थान नहीं बल्कि महाराष्ट्र का नासिक है। वहीं दूसरी तरफ नासिक के पुलिस कमिश्नर ने साफ कह दिया कि ये अफवाहें निराधार हैं और पेपर तो वहां प्रिंट ही नहीं हुआ।
अब ऐसे में जब एजेंसियां ही एक दूसरे पर सवाल उठा रही हों तो असली नुकसान तो उन लाखों छात्रों का ही हो रहा है ना, जिनका भविष्य अधर में है। ये सप्लाई चेन कितनी मजबूत थी, इसे समझने के लिए इन नामों पर गौर कीजिए। मांगीलाल और दिनेश बीवाल वो मुख्य खरीदार थे जिन्होंने गुड़गांव से 30 लाख में पेपर लिया। फिर ये पहुंचा सीकर के एक काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मनवारिया के पास, और सिर्फ इसी एक एजेंट ने इसे करीब 700 छात्रों तक पहुंचाया। मतलब ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस नेटवर्क था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में जो नाम सामने आए हैं उनमें से एक दिनेश बीवाल के बारे में कुछ पब्लिक फैक्ट्स काफी ध्यान खींचते हैं। जो जानकारी और तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं, उनके मुताबिक वो एक पॉलिटिकल यूथ विंग का सदस्य है और राज्य के शिक्षा मंत्री समेत कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उसे 1 महीने पहले से लीक की जानकारी थी। और एक और फैक्ट जो फाइल्स में दर्ज है वो ये कि पिछले साल इसी परिवार के 4 लोगों ने नीट क्लियर किया था। हम यहाँ कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे, बस वो तथ्य रख रहे हैं जो जांच का हिस्सा हैं। और अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2024 में ही बिल्कुल ऐसा ही विवाद हुआ था, जब ग्रेस मार्क्स की वजह से 67 स्टूडेंट्स का 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर आ गया था, जो कि मैथमेटिकली बहुत ही अजीब था। उस वक्त भी भारी प्रोटेस्ट हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सीबीआई इंक्वायरी बैठी, लेकिन सच तो यह है कि ग्राउंड लेवल पर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ। ये साफ दिखाता है कि अकाउंटेबिलिटी की कमी से ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन इन सारे फैक्ट्स, नंबर्स और इन्वेस्टिगेशन के शोर में हम वो कीमत भूल जाते हैं जो स्टूडेंट्स चुकाते हैं। जब एक एग्जाम रीटेस्ट में बदलता है तो महीनों की वो मेहनत पल भर में जीरो हो जाती है। वो लाखों रुपए जो परिवार कोचिंग में लगाते हैं वो एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन जाता है। नींद, सुकून, सोशल लाइफ, सब कुछ छोड़कर जो तैयारी होती है उसका बर्बाद होना एक ऐसा मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा देता है जिसे नंबर्स में नापना नामुमकिन है। ऐसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट होना, गुस्सा आना या बेबस महसूस करना बहुत ही नेचुरल है। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, कोई भी एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी या आपकी काबिलियत को डिफाइन नहीं कर सकता। हमें पढ़ना इसलिए है ताकि हम काबिल बन सकें, सिर्फ सफल होने के लिए नहीं। जब आप एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं ना, तो सक्सेस अपने आप आपके पीछे आती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ एक ही ऑप्शन पर डिपेंडेंट ना रहें। आपके पास हमेशा एक प्लान बी और प्लान सी भी होना चाहिए। आज की दुनिया में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अलावा भी ढेरों बेहतरीन करियर ऑप्शंस हैं। डेटा साइंस, सस्टेनेबिलिटी, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, ऐसे कई फील्ड्स हैं जहां शानदार ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज हैं। इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना आज के समय की सबसे बड़ी समझदारी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब सिस्टम में इतनी बड़ी कमियां हों, जब पेपर हफ्तों तक काले बाजार में बिक रहे हों और कोई जवाबदेही ना हो, तो क्या ये मानकीकृत परीक्षाएं, ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ही किसी की सच्ची काबिलियत का इकलौता पैमाना हो सकते हैं? क्या हमें अपनी काबिलियत को सिर्फ एक एग्जाम के चश्मे से देखना चाहिए? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।